हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का पुनः इस कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें हम भारतेंदु युग के बारे में दो प्रश्नों को जो है हल करना सीखेंगे, दो प्रश्नों के उत्तर लिखना सीखेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है अपना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक क्यों कहा जाता है। हिंदी गद्य का जनक यानी हिंदी गद्य का जनक का मतलब है गद्य को जन्म देने वाला। हिंदी गद्य का जनक का अर्थ है हिंदी गद्य को जन्म देने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य नहीं था। इसका मतलब यही हुआ ना कि भारतेंदु से पहले अगर हम हिंदी गद्य की बात करेंगे तो हिंदी गद्य पहले नहीं था। हिंदी गद्य का जन्म ही भारतेंदु युग से माना जाता है। तो अगर हम देखें कि पहले हिंदी गद्य न होकर के पद्य था, और जो पद्य भारतेंदु युग से पूर्व था, ये पद्य आदिकाल जो था, उस आदिकाल में इस पद्य की भाषा थी अपभ्रंश। कौन सी भाषा थी? अपभ्रंश आदिकाल में। और यदि हम भक्ति काल की बात करें, भक्ति काल, तो इस भक्ति काल में इस पद्य की भाषा एक तो ब्रजवी थी और अवधी भी थी। दोनों भाषाएं भक्ति काल की थी। और यदि हम रीतिकाल की बात करें, रीतिकाल की, तो इसकी प्रमुख भाषा ब्रज थी। यानी कहने का आशय यह है कि हिंदी गद्य न तो आदिकाल में था, ये हिंदी गद्य न तो आदिकाल में था, न ये भक्ति काल में था, और न ये रीतिकाल में था। केवल पद्य ही चलता था, कविता होती थी, और ये अलग अलग कालों में इसकी अलग अलग भाषा रही है। लेकिन जैसे ही आदिकाल आया, आधुनिक काल आया, आधुनिक काल, इस आधुनिक काल में गद्य और पद्य लिखा जाने लगा, और इस गद्य का ही आविर्भाव है वो जो है आपके भारतेंदु युग में हुआ। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि भारतेंदु युग से पहले गद्य नहीं था। भारतेंदु युग से ही गद्य की शुरुआत मानी गई है। भारतेंदु युग से पहले केवल पद्य था, और पद्य की भाषा भी जो है अलग अलग काल में अलग अलग रही है। लेकिन भारतेंदु युग में गद्य का विकास हुआ। तो एक कारण तो ये भी है कि भारतेंदु युग से ही गद्य का आरंभ माना जाता है, इसलिए भारतेंदु को हम गद्य का जनक कह सकते हैं। फिर देखिए कि भारतेंदु नहीं, इस काल में जो भारतेंदु युग है उसमें पद्य की भाषा तो ब्रज रखी, और ये ब्रज आपको पता है कि रीतिकाल से चलती आ रही थी। ब्रज रखी कर लो इसको। और गद्य की जो भाषा थी, ये गद्य की भाषा इन्होंने खड़ी बोली हिंदी, ये गद्य की भाषा कर ली। तो इन्होंने एक
ध्यान दे करके विशेष रूप से पद्य और गद्य को जो है अलग अलग भाषा में बांध दिया है कि अगर आपको पद्य लिखना है तो आप ब्रज भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन यदि गद्य लिख रहे हैं तो फिर आपको खड़ी बोली हिंदी में ही वो गद्य लिखना पड़ेगा। इस प्रकार गद्य और पद्य की इन्होंने जो है अलग अलग भाषा मानी। इसी प्रकार देखिए भारतेंदु ने पत्रिकाएं निकाली थी। 3 पत्रिकाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध है। एक तो है कवि वचन सुधा, दूसरी है इनकी हरिश्चंद्र मैगजीन, और तीसरी है बाल बोधिनी। ये 3 पत्रिकाएं इन्होंने निकाली और इन तीनों पत्रिकाओं के माध्यम से एक ही काम किया, गद्य का विकास। गद्य का विकास। कवि वचन सुधा आपको पता है 1868 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, 1868 ईस्वी में। ये कवि वचन सुधा का, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में जो गद्य की विधाएं, आप नाटक ले लो, निबंध ले लो, कहानी ले लो, ये इन सारी विधाओं का प्रकाशन भी इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में होता था, जिनसे गद्य को बढ़ावा मिला, गद्य का विकास हुआ। इन सब कारणों से हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हिंदी गद्य के जनक कहे जाएंगे। इन्हीं को हम हिंदी गद्य का जन्मदाता मानेंगे। तो अब हम इन सारी चीज़ों को प्रश्न के रूप में देख लेते हैं, किस प्रकार हम इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न अपना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक, ये जनक का मतलब हो गया जन्म देने वाला। जन्म देने वाला। तो भारतेंदु को जो है हिंदी गद्य का जनक क्यों कहा जाता है, इसका हमें उत्तर लिखना है। तो देखिए, भारतेंदु से पहले हिंदी गद्य का विकास नहीं हुआ था, बिल्कुल सही है। ये हमने बात कर ली कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में केवल पद्य था, गद्य नहीं था। भारतेंदु ने हिंदी गद्य को समृद्ध किया, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं लिखी। समृद्ध कैसे करेंगे? निबंध से, ठीक है, निबंध से, नाटक से, ये सारी रचनाएं लिख लिख करके हिंदी गद्य को समृद्ध किया। भाषा को परिमार्जित व संस्कारित करने का कार्य भारतेंदु जी ने किया, बिल्कुल ठीक है, भाषा को सही किया। पुराने जो शब्द थे ठीक नहीं थे, उनको सही किया। यद्यपि भारतेंदु पद्य के लिए ब्रज भाषा, ये मैंने पहले बता दिया कि पद्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन गद्य की जो भाषा थी वो खड़ी बोली हिंदी, गद्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी थी, और इसी को प्रोत्साहन दिया। भारतेंदु के समय से ही गद्य की लगभग सभी विधाओं, जैसे देखिए निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि का आविर्भाव हुआ, यानी जन्म हुआ। इससे पहले ये नहीं लिखी जाती थी। भारतेंदु ने ही स्वयं भी गद्य में लिखा, साथ ही अन्य लेखकों को भी गद्य में लिखने के लिए प्रेरित किया। खुद तो लिखा जो लिखा ही, अपने जो लेखक मंडली थी उनको भी जो है गद्य में लिखने के लिए प्रेरित किया कि आप गद्य में लिखिए, खड़ी बोली हिंदी में लिखिए। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये एक पत्रिका है इनकी कवि वचन सुधा, एक पत्रिका इनकी हरिश्चंद्र मैगजीन,
और तीसरी पत्रिका है बाल बोधिनी। ये 3 पत्रिकाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से प्रश्न भी आ सकता है कि भारतेंदु ने किन किन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, नाम लिखिए। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधिनी, इन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इन पत्र पत्रिकाओं का क्या काम था? हिंदी गद्य को बढ़ावा देना, क्योंकि ये सारी जो गद्य विधाएं हैं, चाहे निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, ये सब छपते किसमें थे? इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में। इसलिए हिंदी गद्य को बढ़ावा मिला। इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका में 1873 ईस्वी में हिंदी के बारे में एक कथन लिखा था, हिंदी नई चाल में डली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी नई चाल में डली। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है हिंदी के बारे में, जो इन्होंने अपनी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन में 1873 ईस्वी में लिखा था। इन सब कारणों से हम निर्विवाद रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कह सकते हैं, मान सकते हैं। इस प्रकार हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न अपना है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहते हैं? पुनर्जागरण काल क्यों कहते हैं? यहां पुनः धन जागरण, और जागरण का मतलब जागृत होना, और जागृत होना का मतलब है चेतना का उदय, चेतना का उदय होना, ये पुनर्जागरण का मतलब है। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अलग अलग जो है तथ्य हैं, उनके आधार पर हम भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो तथ्य है पुनर्जागरण का, कि इस वक्त सामाजिक क्षेत्र में चेतना का उदय हुआ। सामाजिक क्षेत्र में चेतना का उदय हुआ, जिसमें देखिए सामाजिक कुरीति, सामाजिक रूढ़ियों, इनको जो है रोका गया। ठीक है, सामाजिक जितनी भी कुरीतियां थी, सामाजिक जितनी रूढ़ियां थी, उनको रोका गया। और इसके अलावा शिक्षा पर बल दिया गया, शिक्षा पर बल दिया गया। ये सामाजिक क्षेत्र की चेतना है। साहित्य के क्षेत्र की चेतना देखिए, साहित्य के क्षेत्र की चेतना, जो भारतेंदु युग के कवि थे, भारतेंदु युग के साहित्यकार, भारतेंदु युग के जितने भी साहित्यकार थे, इसमें इन्होंने मातृभूमि प्रेम, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह निषेध, मद्य निषेध, शराब, मद्य निषेध का क्या मतलब है? शराब नहीं पीना। मातृभूमि प्रेम, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह निषेध, मद्य निषेध, इस प्रकार के विषयों पर साहित्य लिखा।
तो इससे भी जो है समाज में चेतना की लहर जगी, समाज जागृत हुआ। इसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण कारण और है, 1857 की क्रांति जो हुई थी, ये क्रांति असफल हुई थी, अपने मकसद में ये कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन लोगों को जागृत करने का काम इस क्रांति ने कर दिया था। लोग जागृत जरूर हो गए थे, हालांकि देश आजाद नहीं हो पाया था, पहला ये प्रयास असफल हुआ, लेकिन काफी कुछ इससे बदलाव जरूर हुआ। इन संस्थाओं ने जागृत करने का काम किया, जिसमें पहला आपके ब्रह्म समाज है। आपको जानकारी में होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई और राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय। दूसरी जो संस्था है वो आर्य समाज है। 1875 ईस्वी में बंबई में इसकी स्थापना हुई और दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की। इसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। इनका एक ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, और वेदों पर इन्होंने जो है बल दिया, वेदों पर बल दिया इन्होंने, वेदों की शिक्षा पर। तीसरी जो संस्था है वो प्रार्थना समाज है, और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में जो आपके आत्माराम पांडुरंग है इन्होंने की। आत्माराम पांडुरंग, इसने सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया, सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया। और ब्रह्म समाज जो है ये वेदांत और उपनिषद पर इन्होंने, वेदांत और उपनिषदों से लोगों को रूबरू करवाया, ये शिक्षा लोगों तक पहुंचाई। चौथी जो संस्था है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी, और इसकी स्थापना उस वक्त मैडम ब्लावत्स्की ने इसकी स्थापना की। लेकिन भारत में इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में हुई। स्थान है वो आपका IDR मद्रास में। फिर 1893 में इसका नेतृत्व एनी बिसेंट ने किया। किसने किया? एनी बिसेंट ने इसका नेतृत्व किया था। पांचवी जो संस्था है वो रामकृष्ण मिशन है। इसकी स्थापना 1898 ईस्वी में हुई, और स्थापना की थी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने। इस प्रकार इन संस्थाओं ने भी लोगों को जागृत करने का काम किया। इस हिसाब से हम
इस भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कह सकते हैं। इसको प्रश्न के रूप में हम कैसे पढ़ेंगे, प्रश्न अगर ये आ जाता तो कैसे उत्तर लिखेंगे। अभी तक हमने जो समझा उसको उत्तर के रूप में हम यहाँ रख रहे हैं। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल, ये बता दिया। पुनर्जागरण काल का यहाँ जागरण का आशय चेतना से है। क्यों कहा जाता है समझाइए। भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने अपने साहित्य में सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और निज भाषा उन्नति पर बल दिया। एक तो ये चेतना जागृत होने का प्रमुख कारण है कि कुरीतियां समाज में जितनी थी, रूढ़ियां जितनी थी, उनका विरोध हुआ। स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ा। निज भाषा, खुद की भाषा के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ा। फिर इन साहित्यकारों ने गौ रक्षा एक विषय है, मद्य निषेध, शराब निषेध, बाल विवाह को निषेध रोकना, शिक्षा का प्रचार प्रसार, मातृभूमि के प्रति प्रेम, इन विषयों पर जो है लिखकर जनता की चेतना को जागृत करने का काम किया। 1857 की क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन जनता की चेतना जरूर जागृत हुई। इसी अवधि में ब्रह्म समाज, ये कुछ संस्थाएं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन आदि संस्थाओं के वेद, वेदांत, उपनिषद के सिद्धांतों का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी इन संस्थाओं ने जो भी सिद्धांत लोगों के सामने रखे, उससे लोगों की चेतना जागृत हुई। लोगों को वास्तव में तर्क करने के प्रति जो है उनकी समझ बढ़ी, तो वो तर्क पर अब ज़्यादा ध्यान देने लगे। इसलिए जितनी भी कुरीतियाँ थी, रूढ़ियाँ थी, जितने भी समाज में अवगुण थे, वो दूर होने लगे। अंग्रेजी साहित्य का, चूंकि उस वक्त अंग्रेजों ने अंग्रेजी साहित्य का भी प्रचार प्रसार भारत में किया था, तो अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन कर भारतीय जनता को अन्य देशों के साथ अपनी तुलना करने का अवसर मिला। जब भारत के लोगों ने अंग्रेजी का अध्ययन किया और दूसरे देशों की स्थिति को देखा, तो वास्तव में इनको लगा कि अपना देश बहुत पीछे है। तो इनकी चेतना जागृत हुई, इनकी बुद्धि काम करने लगी, ये सोचने लगे कि किस प्रकार हम भी अपने देश को आगे बढ़ा सकें। और इसी दौरान सभी गद्य विधाओं जैसे निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि का आविर्भाव भी हुआ, जिस साहित्य को पढ़ करके लोगों को जो है जागृति का एहसास हुआ। इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना के कारण भारतेंदु युग को हम पुनर्जागरण काल कह सकते हैं, या भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल कहलाता है। इस प्रकार आधुनिक काल के भाग 2 में हमने ये 2 प्रश्न हल किए। भाग 3 के लिए आप तैयार रहिए। जल्दी हम आगे के 2 प्रश्न और लेके आएंगे आधुनिक काल के भाग 3 में। धन्यवाद।